हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 3 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवालों को काफ़ी बारीकी समझाऊँगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 404। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 404 सदस्य होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से काफ़ी सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें से दोस्तों एक सदस्य आंग्ल भारतीय होता है, जिसका चुनाव अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे यह पूछा जाता है कि आंग्ल भारतीय का निर्वाचन कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 333 अनुच्छेद के तहत करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का निर्वाचन करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। विधानसभा विधायिका का निम्न या निचला सदन है। स्वतंत्रता से पहले विधानसभा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले विधानसभा कब स्थापित हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और जब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि 1937 से लेकर 1950 तक अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल उसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो यहाँ से ये सवाल आता है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल भंग कर सकता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। दोस्तों ये राज्य के हिसाब से वेरी करती रहती है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 500 होती है, और न्यूनतम कितनी होती है? 60 होती है। वहीं अगर दोस्तों आपसे यह पूछ ले कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक ही सवाल से काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल है जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो आपको पता होना चाहिए इनका कार्यकाल 1937 से लेकर 1950 तक रहा था। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जीवी मांगलवर की, तो ये कौन थे? तो दोस्तों ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मांगलवर थे। वहीं बात करें विधानसभा के पहले अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले सभापति थे, जिनका कार्यकाल दोस्तों 10 मार्च 1949 से लेकर 9 मई 1958 तक रहा था। यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि विधान परिषद उच्च सदन है या फिर निम्न सदन है? तो आपको याद रखना है विधान परिषद एक उच्च सदन है। वहीं बात करें विधानसभा की, तो यह एक निम्न सदन है। इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो 100 होती है, जिनका कार्यकाल 206 वर्षों का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं बात करें विधानसभा के बारे में, तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये कुछ पॉइंट है जो कि याद रखने हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी।
आपको याद रखना दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर उर्दू को टिक कर आते हैं, लेकिन दोस्तों उर्दू आपका गलत होगा। सही क्या माना जाएगा? हिंदी को माना जाएगा। अक्टूबर 1947 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। वहीं बात करें उर्दू के बारे में तो उर्दू को दोस्तों 1989 ईस्वी को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ से अगर आपके पेपर में यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू है, जिसको कि 1989 ईस्वी घोषित किया था। वहीं बात करें हिंदी की तो हिंदी को 1947 ईस्वी को राजकीय भाषा घोषित किया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सवाल बनता है कि प्रत्येक जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीएम को हम प्रत्येक जिले का प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ये सवाल पूछा जाता है कि जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो पेपर में आपसे यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो अगर राज्यसभा के बारे में पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 31, और लोकसभा की पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 80। तो दोस्तों आपको इनको याद रखना है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। दोस्तों यहां से आपके पेपर में काफ़ी सवाल बनते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। वहीं दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अब यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद के गठन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था और कैसे हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में आगरा में 17 मार्च 1866 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद कब ट्रांसफ़र किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सन 1869 ईस्वी को इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था, और 11 मार्च 1919 ईस्वी को इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि आपसे पूछ लेता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नामकरण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1919 ईस्वी को इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे वॉल्टेड मॉर्गन। कौन थे? वॉल्टेड मॉर्गन थे, जो कि दोस्तों 1866 से लेकर 1871 ईस्वी तक रहे थे। वहीं दोस्तों आपसे यह भी पूछा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कमलनाथ वर्मा थे, जो कि दोस्तों 1940 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहे थे। तो आपको ये नाम याद रखना है, कमलकांत वर्मा, जो कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और सबसे पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वॉल्टेड मॉर्गन थे, जो कि 1866 से लेकर 71 तक रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ, जो कि आपको बताना है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको ये भी बतानी है कि वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारी नॉलेज देने की कोशिश की है और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।